हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हम प्रोविडेंट फंड हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेंगे बेटा जो हमने अब तक पढ़ा है, फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ बातें वो हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, हमने प्रोविडेंट फंड में 4 तरह के प्रोविडेंट फंड हमने देखे थे। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट किसके लिए होता है बेटा? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में बेटा क्या डिफरेंस था? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, whereas अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और जहां तक की बात बेटा पब्लिक प्रोविडेंट फंड की है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में खाता पब्लिक का बेटा कोई भी मेंबर खोल सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का होना जरूरी नहीं है। तो आप एम्प्लॉय हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना खाता खोल सकते हो बेटा। अच्छा, अब मैंने इसमें बताया था 3 बातें हैं जो मेन आपको देखनी होती हैं प्रोविडेंट फंड में। कौन कौन सी? एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और दोनों के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है। तो 3 बातें आपको देखनी है बेटा, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और दोनों के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। चलो याद करना बेटा मेरे साथ साथ। पहले अगर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करें बेटा, तो एसपीएफ में आपको सेक्शन 80C में बेटा डिडक्शन मिलता है। आरपीएफ का आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है बेटा। पीपीएफ का आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है बेटा। लेकिन यूआरपीएफ में बेटा आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन नहीं मिलता है। गवर्नमेंट यूआरपीएफ में डिडक्शन नहीं दे रही है, इसका मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बेटा यूआरपीएफ में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। डिडक्शन नहीं है मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बेटा टैक्सेबल है। चलो अच्छा, अब अगली बात करें, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बेटा एसपीएफ में एग्जेम्प्ट है, याद करना है। आरपीएफ में एग्जेम्प्ट है लेकिन पूरा एग्जेम्प्ट नहीं है। 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सैलरी का 12% एग्जेम्प्ट है। अगर 12% से ऊपर कंट्रीब्यूट किया तो बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगा। पीपीएफ में नील लिखा हुआ बेटा, क्यों? क्योंकि बेटा पीपीएफ में एम्प्लॉयर होता ही नहीं है। मैंने क्या कहा था? पीपीएफ में खाता खोलने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूरी नहीं है। और यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेटा क्या है? एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। मैंने क्या कहा? यूआरपीएफ एक गंदा फंड है, उसके बावजूद उन्होंने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को एग्जेम्प्ट करा। आरपीएफ एक अच्छा फंड है, उसके बावजूद सिर्फ एग्जेम्प्ट कितना है? 12%। मतलब बात बेटा अजीब सी है। अच्छे फंड में जमा करवाया तो 12% एग्जेम्प्ट, अगर गंदे फंड में जमा करवाया तो पूरा एग्जेम्प्ट। बात अजीब सी है, बट वो मैंने आपको बाद में बताया था बेटा, अब आएंगे उस पर भी आएंगे। अच्छा, अगर इंटरेस्ट की बात करें बेटा, तो इंटरेस्ट दोनों के कंट्रीब्यूशन पे एग्जेम्प्ट है एसपीएफ के केस में। आरपीएफ के केस में एग्जेम्प्ट है कितना? 9.5% तक एग्जेम्प्ट है बेटा। और पीपीएफ के केस में एग्जेम्प्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूआरपीएफ के केस में भी बेटा पूरा एग्जेम्प्ट है। याद करो फिर से वही बात, आरपीएफ अच्छा फंड है, उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। लेकिन यूआरपीएफ जो कि एक गंदा फंड है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा बेटा वो पूरा एग्जेम्प्ट है। बात अजीब सी है लेकिन जो है सो है, ठीक है। अब सुनो, अब उन्होंने क्या कहा। अब मैंने याद करो पिछली क्लास में क्या कहा था। हर साल एम्प्लॉय कुछ पैसा जमा करवाता है, हर साल एम्प्लॉयर कुछ पैसा जमा करवाता है। दोनों जो पैसा जमा करवाते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ये 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब जब तक एम्प्लॉय रिटायर नहीं होता ये हर साल होगा। तो बेटा सोचो 20 साल बाद फंड में इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, एम्प्लॉय क्या करेगा बेटा उस पैसे का? एम्प्लॉय फंड में से उस पैसे को क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे उस बैलेंस को क्या करोगे? विड्रॉ करोगे, तो हम उस पैसे पे टैक्स नहीं लगाएंगे, वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। मतलब एसपीएफ
एसपीएफ में से, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में से रिटायरमेंट के टाइम पे जो लमसम अमाउंट आपको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। बेटा इसका लॉजिक भी समझ आता है। जब पैसा जमा करवाया जा रहा था बेटा, तब तो पैसे को क्या रखा, एग्जेम्प्ट रखा, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगाया। तो बेटा एक बात सोचो, जब पैसा जमा करवाया जा रहा था तब टैक्स नहीं लगाया, तो अब जब निकाला जाएगा तो टैक्स कैसे लगा देगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम रिटायरमेंट के लिए आपने ये पैसा जोड़ा था, हम इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, एग्जेम्प्ट है। अच्छा, आरपीएफ के केस में भी जो लमसम अमाउंट आपको रिसीव होगा रिटायरमेंट के टाइम पे वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12, लेकिन कुछ कंडीशन है बेटा जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करनी है, उस पर बाद में आते हैं। अब ये देखो यूआरपीएफ में बेटा, सुनो मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये समझना है जरा, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन था यूआरपीएफ में डिडक्शन नहीं दी थी, तो इसका मतलब उस अमाउंट को क्या कर दिया था, टैक्सेबल कर दिया था। ये एग्जेम्प्ट रखा था, ये एग्जेम्प्ट रखा था, ये एग्जेम्प्ट रखा था। अच्छा, ये तीनों जमा कराने के टाइम पे एग्जेम्प्ट, बट लमसम अमाउंट जब आपको रिसीव होगा ना, तब गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया बेटा, टैक्सेबल कर दिया। मतलब सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूं। ये देखो बेटा, अज्यूम करो ये बेटा यूआरपीएफ है, अज्यूम करो ये यूआरपीएफ है। ठीक है, मुझे बताओ ये किसका कंट्रीब्यूशन है बेटा, 15 रुपए, एम्प्लॉय का बेटा खुद का कंट्रीब्यूशन। तो इस 15 का डिडक्शन नहीं दिया, तो इस पैसे को तो उसी वक्त क्या कर दिया, टैक्सेबल। ठीक है, इस पैसे को क्या करा गवर्नमेंट ने, एग्जेम्प्ट। इस पैसे को बेटा गवर्नमेंट ने क्या करा, एग्जेम्प्ट। बेटा इस पैसे को गवर्नमेंट ने क्या करा, एग्जेम्प्ट। अब गवर्नमेंट ने कहा जब एम्प्लॉयर ने पैसा जमा करवाया तब एग्जेम्प्ट, जब आपको इंटरेस्ट मिला तब एग्जेम्प्ट, बट रिटायरमेंट के टाइम पे आप जब ये पैसा विड्रॉ करोगे ना यूआरपीएफ में से, तब हम इस पैसे पे क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। अब ये देखो हमने कितना विड्रॉ किया बेटा, 500 विड्रॉ किया ना। सुनो बेटा, 500 में से सुनो, मैं आपको थोड़ा सा जरा आइडिया देता हूं, मेरी बात सुनो। ये देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। 15 ये जमा हुआ, 15 ये जमा हुआ यूआरपीएफ में, कितना हो गया, 30 रुपए और 3 रुपए, तो 33 रुपए हो गए थे ना, ये आगे 33 रुपए। ये चीज कब तक चली, 10 सालों तक। तो 10 सालों में पैसा कितना इकट्ठा हो गया, ठीक है 500। चलो मैं इसे इजी कर देता हूं आपका, मैं इसे 330 कर देता हूं, इजी हो जाएगा बेटा 330। ठीक है, अब सुनो, अब मुझे बताओ आपने रिटायरमेंट पे कितना पैसा विड्रॉ करा, 330। मुझे बताओ इस 330 में से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है इस 330 में, हर साल का 15, तो 10 साल का कितना हो गया बेटा, 150 रुपए। तो 330 में से 150 रुपए तो है बेटा किसका कंट्रीब्यूशन, 150 रुपए तो है किसका कंट्रीब्यूशन, 150 रुपए तो है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा आप बताओ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, वही सेम 150 है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और बाकी 30 रुपए इंटरेस्ट का है। अब ये सुनना बेटा, ये जो 150 रुपए है ना, ये जो 150 रुपए है बेटा, ये 150 रुपए जब आप विड्रॉ करोगे ना, ये 150 एग्जेम्प्ट होगा। क्यों एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि बेटा इस 150 पे तो जब जमा करवाया गया था तभी आपने उस पे क्या लगा दिया था, टैक्स। तो डबल टैक्सेशन थोड़ी ना कर दोगे बेटा, जब जमा कराया तब टैक्स लगा दिया, तो जब विड्रॉ करेंगे दोबारा से टैक्स थोड़ी ना लगा देंगे बेटा। एक ही चीज पे 2 बार टैक्स नहीं लगता है। जब जमा करवाया तो टैक्स लग चुका है, जब विड्रॉ करोगे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ना 150 रुपए, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब बताओ ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था बेटा 150, इसका क्या होगा बेटा, ये उस वक्त एग्जेम्प्ट था जब जमा करवाया था, तो
अब ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा, और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। ये सैलरी हेड में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब बताओ। अच्छा चलो मैं ये भी थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। मुझे बताओ 30 रुपए का इंटरेस्ट है, 30 रुपए में से बताओ कौन कौन से दो इंटरेस्ट है। 15 रुपए का तो इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, और 15 रुपए का इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। तो बताओ ये 15 रुपए का जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, जब ये इंटरेस्ट मिला था, ये देखो गवर्नमेंट ने इसको क्या करा था, एग्जेम्प्ट, तो अब गवर्नमेंट इसे क्या कर रही है, टैक्सेबल कर रही है। ये होगा टैक्सेबल अंडर द हेड, वही सेम सैलरी। अच्छा ये 15 रुपए भी जब मिला था, एग्जेम्प्ट था, अब गवर्नमेंट इसे क्या कर रही है, टैक्सेबल। बट ये टैक्सेबल बेटा सैलरी हेड में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि बेटा सैलरी हेड में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूरी है, और यहां पर बेटा कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। क्यों सर, क्योंकि बेटा ये बताओ ये इंटरेस्ट किसने दिया है, बैंक ने, किसको, एम्प्लॉय को, किसके कंट्रीब्यूशन पे, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे। तो यहां पर तो एम्प्लॉयर कहीं है ही नहीं पिक्चर में, तो सैलरी हेड में कैसे टैक्सेबल हो जाएगा भाई। मेरा कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट दिया बैंक ने, मुझको दिया, तो एम्प्लॉयर तो कहीं है ही नहीं, तो ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मेरे ख्याल से बताओ बेटा पूरा एक ओवरव्यू हमने क्लियर किया है। ठीक है, और रही बात बेटा ये वाली पीपीएफ, तो ये पैसा भी क्या है, एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11। मेरे ख्याल से चार्ट बेटा याद हुआ है। ठीक है, चलो अब बेटा एक बात और आती है ना थोड़ी सी। उन्होंने कहा आरपीएफ के केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट कितना होगा, सैलरी का 12%। फिर से वही बात, सैलरी में क्या आएगा, वही 3 बेटा जो एचआरए में आया था। क्या क्या, बेसिक, dearness allowance if forming part of retirement benefits plus commission as a percentage of turnover। तो वही सेम 3 चीजें। मैं अब इंपॉर्टेंट एक टॉपिक शुरू कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना है। अब बेटा उन्होंने क्या कहा था, सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा था आरपीएफ की बात कर रहा हूं बेटा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। उन्होंने कहा था रिटायरमेंट के टाइम पे आप आरपीएफ से जब पैसा विड्रॉ करोगे तो वो पैसा एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 12, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझनी है सबने। चलो मेरी बात सुनो सब ध्यान से। उन्होंने कहा आरपीएफ, उन्होंने कहा रिटायरमेंट के टाइम पे, लिखना रिटायरमेंट के टाइम पे आप आरपीएफ में से जब पैसा क्या करोगे, आप जब पैसा विड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो पैसा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। वो पैसा एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 12, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस अगर क्या हो जाए बेटा, सेटिस्फाई हो जाए। कुछ कंडीशंस अगर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अब क्या कंडीशंस है बेटा वो हमें समझनी है, सिंपल है, ध्यान से देखो बेटा। एग्जेम्पशन ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ आरपीएफ कंडीशन, बेटा पहली शर्त है कंटिन्यूअस सर्विस विद एम्प्लॉयर ऑफ एटलीस्ट 5 years। बेटा पता है पहली शर्त क्या है, सुनो। पहली शर्त है, गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है, गवर्नमेंट पूछ रही है क्या आपने अपने एम्प्लॉयर के पास कम से कम
5 साल काम किया या नहीं। ठीक है, मैंने कहा हां, मैंने अपने एम्प्लॉयर के पास 5 साल काम किया है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपने 5 साल काम किया है, तो ये जो पैसा आपने विड्रॉ किया है, ये पैसा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। मतलब सबसे पहले क्या देखना है? इफ पीरियड ऑफ सर्विस इज मोर देन इक्वल टू 5 years, क्या पीरियड ऑफ सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा है, या फिर पीरियड ऑफ सर्विस लेस देन 5 years है। ठीक है, अगर तो पीरियड ऑफ सर्विस 5 साल से ज्यादा का है, तो ये पैसा जो आपने विड्रॉ किया है ये एग्जेम्प्ट होगा बेटा, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 12 ये पैसा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अब सुनो, अगर आपने 5 साल से कम काम किया है तो बेटा यहां पर अब एक बात और है। ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अब यहां पर एक बात और क्या है, गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है, गवर्नमेंट कह रही है अच्छा आपने कितने साल काम किया? 5 साल से कम काम किया? मैंने कहा हाँ 5 साल से कम काम किया है। गवर्नमेंट ने कहा चलो रीजन बताओ, रीजन कि आपने 5 साल से पहले नौकरी क्यों छोड़ी। ठीक है, क्यों आपने 5 साल से कम काम किया? क्या रीजन था कि आपने 5 साल से कम काम किया? रीजन बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयर था, मेरा जो एम्प्लॉयर था उसकी डेथ हो गई। बेटा एम्प्लॉयर ही मर गया, एम्प्लॉयर मर गया तो उसकी कंपनी बंद हो गई बेटा, कंपनी बंद हो गई तो बेटा मैं तो जॉब छोड़नी पड़ती ना। यानी बात समझो बेटा, लॉजिक समझ आ रहा है मुझे? भाई एम्प्लॉयर की डेथ हो गई, एम्प्लॉयर की डेथ हो गई तो उसका बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया तो मुझे तो कंपनी छोड़नी ही पड़ेगी। यानी मैंने अपनी इच्छा से कंपनी को नहीं छोड़ा है भाई, एम्प्लॉयर ही एक्सपायर हो गया, कंपनी ही बंद हो गई। अब जब कंपनी, उसका बिजनेस ही बंद हो गया तो मेरी जॉब तो खुद ब खुद चली गई। एक रीजन। अच्छा दूसरा रीजन क्या हो सकता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की इल हेल्थ है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया है बेटा, दोनों टांगे चली गई हैं बेटा, कंप्लीट बेड रेस्ट है। ठीक है, तो एक बार बताओ इसकी वजह से भी उसकी जॉब चली गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपसे यह जानना चाह रही है कि आपने 5 साल से पहले नौकरी को छोड़ा, क्या इसके पीछे कोई वैलिड रीजन है या कोई वैलिड रीजन नहीं है। ठीक है, अब जैसे वैलिड रीजन मैंने आपको क्या बताया एग्जाम्पल के तौर पे, मेरी बात सुनो। जैसे मैंने वैलिड रीजन क्या बताया, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस ऑफ, बताओ एम्प्लॉयर। भाई एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया तो मैं क्या करूं, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। अच्छा, या फिर इल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, इल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, अपनी तबीयत खराब चलती है, अपना एक्सीडेंट हो गया है, मैं बेड से उठ ही नहीं सकता तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो अगर तो आप वैलिड रीजन दे देते हो, अगर तो आप वैलिड रीजन दे देते हो तो भी ये पैसा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 12। तो ऑल्दो पीरियड ऑफ सर्विस 5 साल से कम है बट वैलिड रीजन है, ठीक है, तो भी ये पैसा क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो भी ये पैसा हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, अच्छा अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है, शौकिया तौर पे आपने कंपनी को 5 साल से पहले छोड़ दिया, तो भी बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करो।
ट्रांसफर ऑफ accumulated balance in provident fund with new employer. Transfer of accumulated balance in provident fund with new employer. No transfer. अब ये सुननी है बेटा, बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बात सिंपल। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं बेटा, देखना बेटा। यहां पर लिखो ए लिमिटेड, यहां पर लिखो बी लिमिटेड। बेटा हुआ क्या, मैं ए लिमिटेड में मैं काम करता था। मैंने ए लिमिटेड में बेटा 3 साल काम किया, 3 साल काम किया बेटा। 3 साल में ना, 3 साल में मेरे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एक्यूमुलेटेड बैलेंस इकट्ठा हो गया 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड बैलेंस इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब सुनो, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे, गवर्नमेंट ने मुझसे पूछा कि भाई एक बार बताओ, तुमने कितने साल काम किया? मैंने कहा 3 साल काम किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा 5 साल से कम काम किया है। मैंने कहा हाँ। गवर्नमेंट ने कहा क्या रीज़न है? मैंने कहा बस वैसे ही, मुझे जॉब पसंद नहीं आई, मैंने जॉब छोड़ दी। गवर्नमेंट ने कहा इसका मतलब आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है? मैंने कहा हाँ, कोई वैलिड रीज़न नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट ने कहा फिर ठीक है, आपके पास क्योंकि कोई वैलिड रीज़न नहीं है, हम इस एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे क्या लगा देंगे, आप पे टैक्स लगा देंगे, एग्जेम्प्ट नहीं होगा ये। मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा टैक्स लगता है विड्रॉल पे। अगर मैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करूंगा तभी तो टैक्स लगाओगे। बात समझ आई? मैं विड्रॉ कर ही नहीं रहा हूं, मैं विड्रॉ कर ही नहीं रहा इस पैसे को, तो मैं इस पैसे को विड्रॉ कर ही नहीं रहा हूं बेटा। जब विड्रॉ नहीं कर रहा हूं तो काहे का टैक्स लगा दोगे? नो टैक्स, क्योंकि टैक्स लगता है विड्रॉल पे और मैंने विड्रॉल तो किया ही नहीं है। पक्का? जब तक मैं विड्रॉ नहीं करूंगा मुझ पे टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट। चलो फिर एक बार बताओ, गवर्नमेंट ने कहा बात ठीक है, आपने विड्रॉ नहीं करा, हम टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि टैक्स लगता है विड्रॉल पे। ठीक है, तो एम्प्लॉय ने कहा मैं इस पैसे को विड्रॉ नहीं करूंगा। गवर्नमेंट कह रही है फिर क्या करोगे इस पैसे को? भाई ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय कह रहा है कि मैं इस पैसे को ए लिमिटेड के पास से, जो कि मेरा पुराना एम्प्लॉयर है, उसके पास से मैं ट्रांसफर कर दूंगा इसे बी लिमिटेड के पास। मतलब ए लिमिटेड में जो प्रोविडेंट फंड का खाता था ना, उस खाते से पैसे को निकालूंगा, मतलब निकालूंगा नहीं, एग्जैक्टली विड्रॉ नहीं करूंगा, उस पैसे से, उस खाते से इस पैसे को सीधे ट्रांसफर कर दूंगा बी लिमिटेड के पास जो खाता है। बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रोविडेंट फंड क्या है? खाता ही तो है, एक बैंक अकाउंट ही तो है। तो पहले पैसा इस खाते में था, मैं इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं इस खाते से पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूं इस खाते में। तो जो खाता पहले ए लिमिटेड के पास था मेरा, उस खाते से पैसे को निकाल के ट्रांसफर कर रहा हूं बी लिमिटेड के पास। तो मैं 2.5 लाख रुपए को एक खाते से निकालूंगा, ए लिमिटेड के खाते से निकालूंगा और ट्रांसफर कर दूंगा बी लिमिटेड के खाते में। पैसे को विड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं ए लिमिटेड के खाते से निकाल रहा हूं और ट्रांसफर कर रहा हूं बी लिमिटेड के खाते में। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर यही तो होता है बेटा। ए लिमिटेड के खाते से पैसा उठा के ट्रांसफर कर रहा हूं बी लिमिटेड के खाते में। पक्का? तो अब बी लिमिटेड में मैंने काम किया 4 साल। अब टोटल बैलेंस मेरे पास हो गया 7 लाख रुपए।
अच्छा बेटा 7 लाख कैसे? तो 7 लाख में से 2.5 लाख तो यही वाला हो गया ना, जो ए लिमिटेड के पास से आया था। 2.5 लाख तो वही हो गया, और बाकी न्यू कितना हो गया? 4.5 लाख रुपए, ये एडिशनल हो गया, है ना? क्लियर हुआ सबको? तो मैंने याद रखना, मैंने 2.5 लाख रुपए विड्रॉ नहीं करा, और क्योंकि मैंने पैसा विड्रॉ नहीं करा था, टैक्सेबल नहीं है। मैंने एक खाते से ए लिमिटेड के पास जो खाता था वहां से पैसे को ट्रांसफर कर दिया बी लिमिटेड के पास। तो अब बताओ मेरे पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना इकट्ठा हो गया प्रोविडेंट फंड में? 7 लाख रुपए, जिसमें से 2.5 लाख रुपए तो ए लिमिटेड वाला है और 4.5 लाख रुपए नया। अब मैं इस पैसे को क्या कर रहा हूं बेटा? विड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं इस पैसे को कर रहा हूं विड्रॉ। मैं ये जानना चाहता हूं बेटा, ये पैसा 7 लाख टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? स्टार्टिंग से चलो बेटा, स्टार्टिंग से। सबसे पहले गवर्नमेंट पूछेगी हाँ भाई ये बताओ पीरियड ऑफ सर्विस कितना है। मैं कहूंगा, बात सुनना मेरी बात ध्यान से, यहीं पर मेन पॉइंट है। गवर्नमेंट ने पूछा आपका पीरियड ऑफ सर्विस कितना है? अच्छा, आपका पीरियड ऑफ सर्विस 4 साल है, आपका पीरियड ऑफ सर्विस 4 साल है, तो हम इस 7 लाख रुपए को पूरे का पूरा क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। क्योंकि आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है तो हम इस पूरे 7 लाख को क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। बात समझ आई? मैंने पता है गवर्नमेंट से क्या कहा? सुनना, मैंने गवर्नमेंट से क्या कहा? मैंने कहा इस 7 लाख में बताओ आपने 2.5 लाख रुपए ए वाला लिया और 4.5 एडिशनल बी वाला लिया, है ना भाई? 7 लाख में 2.5 लाख रुपए ए वाला है और 4.5 बी वाला है, तो आपने ए का भी लिया और बी का भी लिया। तो एक बात बताओ, जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस दोनों का लेके चल रहे हो, ए का भी बी का भी, तो फिर पीरियड ऑफ सर्विस खाली बी का क्यों देख रहे हो? पीरियड ऑफ सर्विस भी तो दोनों देखो। नहीं बात समझ आई? मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, आपने एक्यूमुलेटेड बैलेंस, आप पहले बताओ कितने रुपए पे टैक्स लगा रहे हो? पूरे 7 लाख पे। 7 लाख इंक्लूड्स 2.5 लाख ऑफ ए प्लस 4.5 लाख ऑफ बी, मतलब आपने टैक्स पूरे 7 पे लगाने की बात कर रहे हो, जिसमें से 2.5 ए का है, 4.5 बी का है। तो पीरियड ऑफ सर्विस बी का सिर्फ क्यों ले रहे हो बेटा? पीरियड ऑफ सर्विस भी दोनों का लो, ए का प्लस बी का। तो ए पे काम किया बेटा 3 साल और बी पे काम किया 4 साल, मतलब पीरियड ऑफ सर्विस बेटा टोटल 7 साल है, 5 साल से ज्यादा है पीरियड ऑफ सर्विस। यह अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी बेटा, यह अमाउंट क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी, सिंस टोटल पीरियड ऑफ सर्विस एक्सीड्स 5 years। कितनी हो गई पीरियड ऑफ सर्विस बेटा? टोटल 3 साल ए के पास से, 4 साल बी के पास से, तो टोटल 7 साल। भाई जब आप टैक्स पूरे 7 लाख पे लगाने की बात कर रहे हो, तो यानी 7 लाख में आप ए का भी ले रहे हो और बी का भी, तो पीरियड ऑफ सर्विस बी का सिर्फ क्यों ले रहे हो? पीरियड ऑफ सर्विस भी ए प्लस बी दोनों का लो बेटा। समझ आ गई बेटा बात सबको? तो मैं एक बार आपको ना ये पूरा केस समअप कर देता हूं, हमने जो अभी तक पढ़ा। सुनो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो पैसा आप रिटायरमेंट के टाइम पे विड्रॉ करोगे बेटा, वो पैसा एग्जेम्प्ट होता है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस क्या हो जाएं? सेटिस्फाई। क्या कंडीशंस है? पहला, अगर पीरियड ऑफ सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा है, एग्जेम्प्ट है। अगर पीरियड ऑफ सर्विस 5 साल से कम है तो भी एग्जेम्प्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड आप क्या दे दो बेटा? वैलिड रीजन दे दो। अगर मैं वैलिड रीजन दे देता हूं तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वैलिड रीजन नहीं है तो भी वो पैसा एग्जेम्प्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उस पैसे को विड्रॉ ना करो बेटा। विड्रॉ नहीं करना है उस पैसे को, विड्रॉ करा तो टैक्स लग जाएगा बेटा, बल्कि आप उस पैसे को एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से ट्रांसफर कर दो दूसरे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, तो आप उस पैसे को एग्जेम्प्ट करवा सकते हो, नहीं तो वो पैसा बेटा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। दोबारा, अगर पीरियड ऑफ सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा है, एग्जेम्प्ट। 5 साल से कम है तो देखने वाली बातें
क्या है, वैलिड रीजन है या इनवैलिड। अगर वैलिड रीजन है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इनवैलिड रीजन है तो भी देखने वाली बातें क्या है, क्या एम्प्लॉय ने उस पैसे को विड्रॉ करा या नहीं। अगर पैसा विड्रॉ किया है टैक्सेबल हो जाएगा बेटा, अगर पैसा विड्रॉ नहीं हुआ है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया है, तो वो पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने उस पैसे को ट्रांसफर किया है एक प्रोविडेंट फंड से दूसरे प्रोविडेंट फंड में, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अगर ट्रांसफर नहीं किया है बेटा तो वो पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सब बताओ बेटा, बात समझ आई ये वाली सबको? लो कॉपी कर लो ये। समझ आया बेटा सबको? चलो लो बेटा, इसी के साथ आपका ना पूरा केस हमारा फिनिश हो गया। याद आई बेटा ये वाला, समझ आया ये वाला सबको? तो मैं एक बार दोबारा बोल दूं, पैसा एग्जेम्प्ट कब होगा बेटा, सुनना ध्यान से। अगर पीरियड ऑफ सर्विस 5 साल से ज़्यादा है एग्जेम्प्ट है, अगर पीरियड ऑफ सर्विस 5 साल से कम है तो देखने वाली बातें क्या है, रीज़न वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड रीज़न है एग्जेम्प्ट है, अगर इनवैलिड है तो देखने वाली बातें दो हैं, क्या एम्प्लॉय ने इस पैसे को विड्रॉ किया है या नहीं। अगर तो एम्प्लॉय ने इस पैसे को विड्रॉ किया है बेटा, ट्रांसफर नहीं किया है तो टैक्सेबल हो गया। अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, विड्रॉ नहीं किया है, तो बेटा ये पैसा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बेटा पूरी बात समझ आ गई। प्रोविडेंट फंड हमारा केस खत्म हो गया बेटा, ये कट कर देना बेटे, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड ये कट कर देना, ये आपकी बुक्स में गिवन नहीं है। ठीक है, नया रिटायरमेंट बेनिफिट बेटा नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से बताओ पूरा प्रोविडेंट फंड पे डिस्कशन क्लियर हुआ बेटा? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।